विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे चतुर्दशः पाठः, जिसका शीर्षक है आर्यभट्टः। विद्यार्थियों, इसके पहले भाग के अंतर्गत आपने पढ़ा कि किस प्रकार आर्यभट्ट जो प्राचीन रूढ़िवादिता थी उसको खंडित कर देते हैं, अर्थात उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जो पृथ्वी है वह चलायमान है और सूर्य अचल है, अर्थात स्थिर रहता है। और इसके साथ ही उन्होंने अच्छे से स्पष्ट कर दिया, ठीक है। और ये सब कुछ आपने पढ़ा और इसके अंत में मैं कुछ आपको प्रश्न दे के गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। उनके उत्तर जानते हैं इस प्रकार। देखिए, पहला प्रश्न था आपका, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो आपका उत्तर आना चाहिए पूर्व दिशायाम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो आपका उत्तर हो गया पूर्व दिशायाम, ठीक है। दूसरा प्रश्न था आपका, पश्चिम दिशायाम कः अस्तम गच्छति। पश्चिम दिशा में कौन अस्ताचल को जाता है या डूब जाता है, अस्त हो जाता है? तो आपको पता है पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यहां सूर्य आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था आपका, का गतिशीला वर्तते। गतिशील क्या है, ठीक है ना, कौन है? तो विद्यार्थियों, यहां पर पृथ्वी को गतिशील कहा है और सूर्य को क्या कहा है, स्थिर बताया है, और जो कि सही भी है, ठीक है ना। तो यहां पर पृथ्वी आ जाएगा उत्तर आपका, यही लिखा है ना आपने, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचक आसीत। महान गणित शास्त्र को जानने वाले और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कौन थे? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः, ठीक है। समझ में आ गया? इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही लिख लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। आज के इस भाग में, दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयः गद्यांशः, तृतीयः गद्यांशः च, दूसरा और तीसरा गद्यांश। अर्थात इसमें क्या विशेषताएं बताई गई हैं, क्या योगदान बताया गया है आर्यभट्ट से संबंधित, उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीयः गद्यांशः, दूसरा गद्यांश। यहां पर देखिए, 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, ठीक है। ये दूसरा गद्यांश है विद्यार्थियों। आइए इसका अर्थ जानते हैं। यहां पर देखिए, 476 तमे यानी 476वें ईस्वी वर्ष में, ख्रीष्टाब्दी का मतलब ईस्वी सन में, ठीक है ना। अब यहां ख्रीष्टाब्दी का मतलब होता है, यहां इसका संधि विच्छेद करें, ख्रीस्त धन अब्दे, दीर्घ संधि है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ख्रीस्त धन अब्दे, ठीक है ना, ईस्वी सन में। और यहां पर देखिए आगे संस्कृत में लिखा है कि इसको किस प्रकार लिखते हैं, षट यानी 6, सप्तत्यधिक, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहां पर सप्तति धन अधिक, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, सप्तति का मतलब 70 है और अधिक का मतलब क्या है, ज्यादा, यानी कि 70 ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर है अधिक, ठीक है ना, अधिक है कितने यहां पर 70, ठीक है ना। 70 में 6 ज्यादा है और 70 किसमें ज्यादा है, यहां पर देखिए चतुहु यानी कि 4, शत यानी 100, तमे यानी कि 400वें, ठीक है, वर्ष यानी वर्ष में, तो यहां 400 हो गया। तो इन तीनों का जो योग है वो क्या हो जाता है, 476। अब यहां पर संस्कृत में लिखने का एक ये तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए कि संस्कृत में कोई संख्या लिखी जाती है या सन लिखा जाता है, तो वहां पर देखिए जो इकाई का अंक होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि 76 में 6 जो है इकाई का अंक है वो पहले लिखा गया, षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार, तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि 476वें ईस्वी सन में, ठीक है ना, ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान लिया, जन्म लिया। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया।
विद्यार्थियों यहाँ दिनांक नहीं मिलती कहीं भी लिखी हुई, और सिर्फ सन ही मिलता है 476, ठीक है ना। और ये भी कहाँ मिला है, ये कहाँ है, तो यहाँ देखिए लब्धवान इति, इति यानी ऐसा, तेनैव उन्हीं के द्वारा, उनके किन के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। तो इस पद की हम अगर बात करें तो यहाँ देखिए तेन धन एव, यहाँ वृद्धि संधि है, इसमें अ जो है और यहाँ ए जो है दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर उन्हीं के द्वारा विरचिते रचे गए, लिखे गए आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम नामक, ठीक है ना, ये ग्रंथ का नाम है जो कि आर्यभट्ट ने लिखा है, उसी में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में ही, इत्यस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में ही उल्लिखितम, उल्लिखित है यानी बताया गया है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि 476 ईस्वी में जो आर्यभट्ट है उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। आगे देखिए ग्रंथोयम यह ग्रंथ, ग्रंथोयम यह ग्रंथ, इसका संधि विच्छेद देखिए विद्यार्थियों, ग्रंथः धन अयम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहां उत व विसर्ग संधि है, किस प्रकार है, यहां पर देखिए ग्रंथ, ये अ है और यहां पर विसर्ग है, तो विसर्ग को उ हो जाता है, ठीक है ना, और यहां पर अ है तो ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रंथो। और यहां पर देखिए ये जो अ आ रहा है इसको अवग्रह हो जाएगा पूर्व रूप संधि के अनुसार। तो उत व विसर्ग संधि के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं और हमारा जो पद बनता है वो बनता है ग्रंथोयम, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ ग्रंथोयम यानी यह ग्रंथ तेन, उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, त्रयोविंशति तमे वयसी यानी कि 23वें वर्ष में, 23 साल की उम्र में, त्रयोविंशति का मतलब 23 और तमे वयसी यानी 23वें वर्ष में या 23 साल की उम्र में, ठीक है, विरचित रचा गया, यानी कि आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की है। समझ में आ गई बात, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, ठीक है ना, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्यायते यत, पता चलता है कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास में, ठीक है ना, पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत, वेदशाला थी, ठीक है, कहां थी, पाटलिपुत्र के पास में। विद्यार्थियों यहां दो बात आपको सीखनी है। पहली बात कि निकषा जो है यहां पर, ठीक है ना, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। निकषा जो है आपके पास में, ठीक है ना, इसके जो है निकषा, उसके साथ में, इसका मतलब होता है पास, और इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जैसे पाटलिपुत्रम है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक बात तो। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, वेदशाला किसे कहते हैं, वेदशाला किसे कहते हैं। तो वेदशाला यहां पर देखिए जो जहां पर ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्रों की गणना किसी अंकों के माध्यम से या विधि के माध्यम से, यांत्रिक विधि के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी जो शाला होती है, प्रयोगशाला जो होती है, उसे वेदशाला कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जयपुर में स्थित जंतर मंतर, समझ में आ गया, तो वेदशाला उसे कहते हैं। अब आगे देखिए अनेन, ठीक है ना, अनेन यानी इससे, इससे किससे, जो ये बात बताई गई है इससे, इदम यह अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, लगाया जाता है, यत की, तस्य उसकी, उसकी किसकी, आर्यभट्ट की, यानी कि ये जो बात बताई गई है यहां पर इस गद्यांश में, ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी यानी आर्यभट्ट की कर्म भूमि, जो कर्म भूमि है यानी कि काम करने की भूमि है, ठीक है ना। देखिए दो भूमि होती है, एक जन्म भूमि होती है, ठीक है ना, जहां पर व्यक्ति जन्म लेता है, और एक होती है कर्म भूमि, यानी कि जहां पर जन्मोपरांत वह अपनी सेवा देता है या अपना काम करता है, ठीक है ना। तो वह कर्म भूमि जो है उसकी यानी आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, पाटलिपुत्र ही थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। पक्का कह नहीं सकते क्योंकि ये इसका अच्छे से जो है सबूत नहीं मिला है, बस इस बात से आर्यभट्टियम में वर्णन के आधार पर, ठीक है ना, और वेदशाला पाटलिपुत्र के पास में है, इस आधार पर, ठीक है, ये कह सकते हैं
कि जो इनकी कर्म भूमि रही है वो पाटलिपुत्र रही है। किसकी? आर्यभट्ट की। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो ये सारी बातें आपको यहां पर अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ है कठिन शब्दार्थ। किस शताब्दे ईस्वी में लब्धवान प्राप्त किया? 60 सप्तति 76 वयसी आयु में, अवस्था में या उम्र में। निकषा निकट पास। वेदशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। ठीक है ना? वेदशाला किसे कहेंगे? ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। ठीक है। अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में विशेषः। विशेष क्या बात है यहां पर? देखिए खिस्रताब्दे, मैंने अभी बताया आपको, खिस्रत धन अब्दे। ठीक है ना? समझ में आ गया? यहां कौन सी संधि है? यहां पर दीर्घ संधि है। ठीक है, यानी अ और अ मिलकर के क्या हो जाते हैं? यहां पर आ होते हैं। दूसरा है इत्यस्मिन। इत्यस्मिन यहां पर देखिए इति धन अस्मिन। ठीक है ना? यहां पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों? समझिएगा, इति यहां पर देखिए अस्मिन, ये संधि विच्छेद आपके सामने है, और ई तो यहां ई है और यहां अ है। ठीक है ना? तो ये स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि का उदाहरण है, और इसमें यण संधि के नियमानुसार यह आदेश होता है। ई के स्थान पर आदेश हो गया, इसके पश्चात क्या होगा यहां पर आप स्वयं ही देखिए। ठीक है ना? और इस प्रकार इनको मिलाएंगे तो आपके पास जो रूप बनेगा वो बन जाएगा इत्यस्मिन। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे देखिए ग्रंथेयम। एक मिनट, यहां पर ग्रंथेयम नहीं है विद्यार्थियों, ये गलत लिखा हुआ है। इसको आप यहां यूं समझे, ग्रंथः, इसका पद जो है ग्रंथोयम, ये है ग्रंथोयम। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और इसका संधि विच्छेद है ग्रंथः धन अयम। ठीक है, समझ में आ रहा है? उत विसर्ग संधि का उदाहरण है। तेनैव, तेन धन एव, यहां पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है ना? कौन सी संधि? आप लिख लीजिए, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, वृद्धि ही। ठीक है, यहां उत्व विसर्ग है। ठीक है, कौन सी संधि है विद्यार्थियों? उत्व विसर्ग है, और यहां पर यण संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संधियां हैं आपके इस गद्यांश में, और आपके पाठ्य पुस्तक में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में तृतीय गद्यांश, तीसरा गद्यांश। ठीक है, क्या कहता है? देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। ठीक है, ये गद्यांश है आपका, इसका वाचन हुआ। अब आगे देखिए इसका अर्थ। देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का जो योगदान है वह गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंधित है। विद्यार्थियों, जो ज्योतिष शास्त्र है वो सिद्धांत, फलित और गणित, इन तीन भागों के रूप में प्रमुख रूप से चलता है। ठीक है ना? जो सिद्धांत है वहां सिद्धांत बताए जाते हैं। फलित ज्योतिष शास्त्र जो होता है वहां पर क्या बताया जाता है? मतलब कर्म और भाग्य की बातें होती हैं। और जो गणित है वहां पर अंकों की बातें होती है, संख्याओं की बातें होती है, उसके विषय में चर्चा होती है। तो गणित ज्योतिष शास्त्र जो है उससे संबंधित है। ठीक है, इनका योगदान। यत्र, जहां पर संख्या नाम आकलनम, संख्याओं का आकलन, संख्याओं की गणना जो है, आकलन का मतलब गणना जो है, महत्वम आददाति, महत्व रखती है। ठीक है ना? यानी कि जहां पर संख्याओं का महत्व अधिक होता है, संख्या ही वहां पर महत्व रखती है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आर्यभट्ट जो है उनका योगदान जो है वह ज्योतिष शास्त्र की जो विधा है, गणित ज्योतिष
शास्त्र उससे संबंधित है, जहां पर संख्याओं का महत्व होता है। आगे देखिए, आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो है वह, ठीक है ना, फलित ज्योतिष शास्त्र, विद्यार्थियों मैंने आपको बताया अभी कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो 3 विधाओं में विभक्त है, सिद्धांत है, ठीक है ना, फलित ज्योतिष है और गणित ज्योतिष है। तो फलित ज्योतिष का मतलब है कि जहां कर्म और भाग्य का निर्धारण होता है। कैसे? ग्रह नक्षत्रों की अवस्था को देखकर, उनकी स्थिति को देख करके कर्म और भाग्य का निर्धारण किया जाता है, किस्मत का निर्धारण किया जाता है, भविष्य का दर्शन करवाया जाता है। तो ऐसी जो बातें हैं इसमें, इस शास्त्र में जो आर्यभट्ट है उनका विश्वास नहीं था। तो वो विश्वसिति स्म, विश्वास करते थे, और न आगे लग गया इसका मतलब विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए स्म लग गया, आपको पता ही है किसी भी वर्तमान क्रिया, लट लकार की क्रिया के आगे स्म लग जाने से उसका अर्थ भूतकाल का हो जाता है, ठीक है ना। तो विश्वास नहीं करता था। आगे बात समझ में यहां तक। आगे चलिए, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धति के, ठीक है ना, द्वारा किया गया, गणितीय पद्धति से किया गया आकलनम आधृत्य, आकलन को आधार करके, आकलन का सहारा लेकर के, आकलन को आधार बना करके, एव यानी ही, तेन उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया गया, यत कि ग्रहणे, ग्रहण में, ग्रहण जानते हो विद्यार्थियों, ठीक है ना, आपको मालूम है चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। ग्रहण होने का मतलब खंडित हो जाना। तो यहां पर है, तो जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना, उसमें राहु, केतु, राहु और केतु जो नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना, तो नामकौ, ये 2 नाम वाले जो है, ठीक है, इनको क्या कहा है? दानवौ, दानव यानी राक्षस, ठीक है, नास्ति नहीं है, कारणम, कारण नहीं है, ठीक है। इन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने बताया कि जो ग्रहण होता है, ठीक है ना, उसमें राहु और केतु नामक जो 2 नक्षत्र होते हैं जिनको दानव कहा जाता है, वो कारण नहीं है, ठीक है। तो क्या कारण है वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि जो जनता है, जो प्राचीन समाज था, उसमें ये व्याप्त था, ये रूढ़िवादिता प्रचलित थी कि जो राहु और केतु नामक जो 2 राक्षस हैं वो सूर्य और चंद्रमा के पीछे लग जाते हैं, पड़ जाते हैं और उसे खाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, जब वो खा रहे होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, अर्थात वो आधे नजर आते हैं। ऐसी किंवदंतियां प्रचलित थी, रूढ़िवादिता प्रचलित थी उस समय, और इसी रूढ़िवादिता को आर्यभट्ट ने अच्छे से अपने सिद्धांतों के आधार पर तोड़ा, ठीक है, और आने वाले वैज्ञानिकों ने उनको समझा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि गणितीय पद्धति के आधार पर जो आकलन किया उन्होंने, उसके आधार पर यह स्थापित किया सिद्धांत कि राहु और केतु जो 2 नक्षत्र है, ठीक है ना, जिन्हें दानव कहा गया है, वो सूर्य या चंद्र ग्रहण का कारण नहीं है। तो कारण क्या है ग्रहण का? तो यहां देखिए, तत्र तु, वहां पर जो कारण है ग्रहण का, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये जो 3 है, इति त्रीणि, ये तीनों, एव ही कारणानि, ये तीनों ही कारण है, यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जो होता है, इनमें ये 3 ही कारण बनते हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं आगे देखिए, सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पिछले गद्यांश में हमने निकषा पढ़ा था जहां द्वितीय विभक्ति होती थी, यहां परितः है, क्या है? परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, क्या होता है? चारों ओर, और इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर सूर्यम में द्वितीय विभक्ति है, अर्थात सूर्य के चारों ओर, भ्रमंत्या, घूमती हुई, भ्रमण करती हुई, घूमती हुई, पृथिव्या, पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी जो है उसका, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्र की, चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ है, ठीक है ना, उसके द्वारा संयोगात, संयोग से, ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। संयोग से क्या होता है? ग्रहण होता है। मतलब क्या कहा है कि जो सूर्य है, ठीक है ना, वह अपनी जगह स्थिर रहता है,
और जो पृथ्वी है वह ग्रह है, ठीक है ना, और हमेशा वह सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर सूर्य के चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है, जो कि ग्रह है, और चंद्रमा जो है वह उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के क्या करता है? चक्कर लगाता है। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? यहां पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर यह आपका क्या है? ये है सूर्य, ठीक है, समझ में आ रहा है, और ये आपकी क्या है? पृथ्वी, और ये क्या है? आपका चंद्रमा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका क्या है? सूर्य, ये आपकी क्या है? पृथ्वी, और ये आपका क्या है? चंद्र, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये पृथ्वी तो क्या है? इसके घूमती है चारों ओर सूर्य के, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्या होता है? घूमते घूमते जो है एक सीध में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक सीध में आ जाते हैं, एक संयोग बन जाता है, एक लाइन में आ जाता है। यानी कि ये घूमते घूमते परिक्रमा करते करते एक लाइन में जब आ जाते हैं, तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तभी क्या होता है? ग्रहण होता है। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? वापस से सुन लीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है संयोगवश एक ही क्रम में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब ग्रहण होता है। अब कौन सा ग्रहण कैसे होता है वो आगे देखिए, यहां इन्होंने स्पष्ट किया है। यदा, जब पृथिव्याः छायापातेन, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा विद्यार्थियों कि जब पृथ्वी के छायापातेन, छाया गिरने से, पृथ्वी की छाया गिरने से, चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, अवरुध्यते, जब रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, चंद्रमा चमकता नहीं है, ठीक है ना, तदा, तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्या कहा? कि जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब, ठीक है ना, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास में यहां पर क्या है? सूर्य है और पृथ्वी है और चंद्रमा है, ठीक है। सूर्य चमकता है, प्रकाश आता है, ठीक है ना, और इस प्रकार ये प्रकाश आता रहता है। और यहां पर देखिए ये प्रकाश आ रहा है, तो ये पृथ्वी बीच में आ गई। यहां पर पृथ्वी क्या आ गई? बीच में आ गई। किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, तो यह प्रकाशित नहीं होता है, और इसकी जो छाया है, पृथ्वी की जो छाया है, वो यहां पर गिर जाती है, यानी कि चंद्रमा पर नजर आती है। और जितने दूर में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर होगी, वहां चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? और अगर पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा पर है, तो चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा, और यह पूर्णिमा के दिन होता है। बात समझ में आ गई विद्यार्थियों? आइए आगे चलते हैं। यहां देखिए, तथैव, उसी प्रकार, ठीक है ना, जिस प्रकार चंद्र ग्रहण हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी बीच में, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा के, छायापातेन, छाया गिरने से, चंद्रमा के छाया गिरने से या चंद्रमा की छाया गिरने से, सूर्य ग्रहणम भवति या दृश्यते, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जैसे यहां पर देखिए वापस से कि पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा के छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कैसे? तो यहां पर देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, चित्र सही से नहीं बन रहा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है? सूर्य, ठीक है। और यहां पर ये क्या है? आपका चंद्र, ठीक है। और ये क्या है? आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी है आपकी, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, वो आ रहा है, लेकिन चंद्रमा बीच में आ गया है, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रकाश क्या हो जाएगा? यहां पर अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, पृथ्वी पर नहीं आएगा, यहां पर ये प्रकाश नहीं दिखाई देगा जितनी दूर में चंद्रमा आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं नजर आएगा। तो यहां के लोगों को
ये सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देगा और ऐसी स्थिति को यहाँ के लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने जगह यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच रहा है उतनी जगह यानी कि ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। क्या हो गया विद्यार्थियों, सूर्य ग्रहण। और ये अपने पास में क्या था, चंद्र ग्रहण। तो आपको फिर से समझ लेना चाहिए कि यहां ये कहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और उसकी छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो वहां चंद्र ग्रहण होता है। और जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की वजह से प्रकाश अवरुद्ध होता है तो वहां पर सूर्य ग्रहण होता है। बात समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। यही बात यह है ना काफी समय पहले आर्यभट्ट ने समझा दी थी। तो आपको समझ लेना है कि जो राहु और केतु जो दानव है वो ग्रहण में कारण नहीं होते, बल्कि कौन होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ है आकलनम यानी कि गणना, आददाति यानी रखता है, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, दानवौ दो राक्षस, परितः चारों और, भ्रमंत्या घूमती हुई की, घूमने वाली की, परिक्रमा पथेन परिक्रमा मार्ग से, छाया पातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न है, देखिए पहला, आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान। ठीक है, निर्देश नहीं है तो आप इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। दूसरा है आर्यभट्टियम इति ग्रंथः केन रचितः। आर्यभट्ट, ठीक है ना, जो है आर्यभट्टियम इति ग्रंथः केन रचितः, ये आपका प्रश्न है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आर्यभट्टः कस्मिन् शास्त्रे न विश्वसिति स्म। ठीक है, और चौथा है ग्रहणे कानि त्रीणि एव कारणानि। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा और तीसरा गद्यांश आपने पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो आर्यभट्ट हैं वो 476 ईस्वी में जन्म लेते हैं और उन्होंने पाटलिपुत्र के समीप एक वेधशाला स्थापित की। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जो ग्रहण होता है उसमें प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा, ठीक है ना, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही होते हैं। राहु केतु नामक ग्रह नहीं होते हैं, नक्षत्र नहीं होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया और किस प्रकार होते हैं ये ग्रहण तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार ये भाग समाप्त होता है। आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। मैं लेता हूं विदा, आगे अगले भाग के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।